हाँ जी, नमस्कार मेरे साथियों। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का पार्ट 2। आज हम बताने वाले हैं लोकतंत्र का द्वंद्ववाद से। कल के प्रीवियस के क्लास में हमने आपको बता दिया था कि लोकतंत्र क्या है, गैर लोकतंत्र क्या है, सांप्रदायिकता क्या है और अनुच्छेद 19 क्या है, 15 क्या है। कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया था। आइए आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र का द्वंद्ववाद क्या है और ये अध्याय 1 वर्ग 10वीं के अध्याय 1 है। आइए बढ़िया से समझते हैं। तो समझिए लोकतंत्र का द्वंद्ववाद क्या है कि सन 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। कितनी थी? 34% थी, 34% थी। लेकिन यही क्या होता है ना कि सन 2001 ईस्वी में कहाँ, मुंबई में सन 2001 ईस्वी में मराठियों की संख्या 57% हो गई। तो क्या हुआ था? तो सन 2001 ईस्वी में मराठियों की संख्या 34% से बढ़कर 57% हो गई थी। क्या हुई थी? बढ़कर 57% हो गई थी। अब काहे हुई थी, आइए इस बात को जानते हैं। तो हुआ मुंबई में ये था कि मुंबई में उद्योग का विकास अत्यधिक मात्रा में उस समय में था। यानी मुंबई में उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा था। उद्योग कहने का मतलब है फैक्ट्री वहाँ ज़्यादा था। जहाँ फैक्ट्री रहेगा वहाँ तो लोग काम करने के लिए जाएंगे ही। तो मुंबई में उद्योग यानी कि फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वहाँ लोग कमाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए जाया करते थे। लेकिन मराठियों का कहने का मतलब है कि जो बिहारी में रहता है, जो बिहार में रहता है, उसको बिहारी कहा जाता है। उसी प्रकार से जो मुंबई में रहता है उसको मराठियों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मराठियों। तो हुआ ऐसा ना कि मुंबई में उद्योग का विकास था। तो क्या हुआ कि दक्षिण भारत के लोग जैसे चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद के लोग रोटी रोजी के लिए कार्य हेतु गए थे, नौकरी हेतु गए थे। कहाँ? मुंबई गए थे। क्या हुआ कि चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद के लोग रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। किस लिए गए थे? तो रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए गए थे। तो क्या हुआ ना कि मुंबई में उद्योग का विकास अत्यधिक था। इसके कारण वहाँ चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद के लोग मुंबई उद्योग में कमाने के लिए गए थे। तो उस समय ना चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद में फैक्ट्रियाँ नहीं थी, फैक्ट्री नहीं था, कल कारखाना नहीं था। लेकिन तो ये लोग कमाने के लिए कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के घरों में यानी कि इन लोगों के राज्यों में विकास हुआ, यानी कि यहाँ भी फैक्ट्री आया, तो मुंबई को छोड़कर आ गए। जैसे उदाहरण से समझिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है। आपका घर में कोई काम नहीं है, आपका घर में आपको कोई काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप कमाने के लिए कहीं दूसरा गांव चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका घर में काम आ जाएगा तो आप वहाँ क्या करेंगे? बाहर जाएंगे कमाने के लिए? नहीं जाएंगे, वापस आप लौट जाएंगे। वही हुआ कि मुंबई में ये लोग गए थे। कौन? चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात और अहमदाबाद के लोग कमाने के लिए गए थे। कहाँ? मुंबई। लेकिन जैसे जैसे चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद का विकास होता गया वैसे वैसे ये लोग अपने राज्य को वापस लौटते आ गए। जैसे कि आपको काम नहीं मिला था तो आप बाहर गए थे कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही आपका घर में काम आया तो आप अपना घर वापस लौट गए ना। उसी प्रकार से ये लोग भी अपना घर वापस लौट गए, यानी अपना अपना राज्य वापस लौट गए, मुंबई को छोड़ दिए। तब अब क्या हुआ? जब ये लोग आ गए ना, ये लोग आ गए वापस अपना अपना राज्य, तो वहाँ की हुआ बिहारी लोग देखा कि मुंबई में ये लोग वापस आ गए हैं, वहाँ रोजगार ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। तो बिहारी लोग की किए, ये लोग के बाद यानी चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद के बाद मुंबई में एंट्री मारा। मुंबई में
मुंबई में बिहारी गया, बिहारी गया कमाने के लिए। बिहारी बहुत ढेर मात्रा में यहाँ चल गया था मुंबई कमाने के लिए। लेकिन तब की हुआ कि मुंबई गया ना तो पूछा कि हमको काम मिलेगा। बिहारी पूछा मुंबई वाले फैक्ट्रियों से कि मालिक हमको काम मिलेगा। तो हुआ ना, उसका जो मुंबई का जो कि फैक्ट्री का जो मालिक था वो बोला हाँ काम मिलेगा, लेकिन आप कितना पैसा लीजिएगा। ती बोला बिहारी कि आप जितना दे दीजिएगा ना हम ले लेंगे, और काम भी ना 12 घंटा करेंगे। ये एकदम खुश हो गया, एकदम खुश हो गया ये मुंबई वासी। मुंबई के उद्योग में जो काम कर रहे थे वो ले रहे थे 15,000, लेकिन वही बिहार वाला सब ले रहा था कितना, 10,000। और वही जो 15,000 ले रहा था ना मुंबई वाले लोग, वो काम कर रहा था मान लीजिए 8 घंटा, लेकिन यही बिहारी जो लोग था वो काम कर रहा था 12 घंटा। समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं ना कि जैसा ही बिहारी गया मुंबई के फैक्ट्रियों में, उसका मालिक से पूछा मालिक हमको काम मिलेगा। तो मुंबई का मालिक कहा काम तो मिल जाएगा, लेकिन आप पैसा कितना लेंगे, रोकड़ा कितना लेंगे। तो वही बिहारी की बोला कि ज़्यादा नहीं, जितना दे दीजिएगा उतना हम ले लेंगे। टी बोला भी मुंबई वाला ठीक है हम आपको 10,000 देते हैं। ठीक, मान लीजिए इसको दिया 10,000, बोला काम कितना करिएगा। तो बिहारी वाला तो होबे करता है एकदम जानबे करते हैं। तो बिहारी वाला की बोला 12 घंटा हम काम कर देंगे। वही हाल था यहाँ मुंबई वाला कि 15,000 ही लेता भी था, लेकिन काम 8 घंटा करता था। बस मुंबई का जो फैक्ट्री का जो मालिक था ना, वो की किया कि सब मुंबई वासी को अपना फैक्ट्री से निकाल दिया, अपना फैक्ट्री से निकाल के बिहारी को उसमें घुसाने लगा। यानी मुंबई के उद्योगों में वहाँ पर बिहारी लोग काम करने लगे। कौन काम करने लगे, बिहारी लोग, जो कि कम पैसा में अत्यधिक कार्य करते थे, जिसके कारण मुंबई के लोग मुंबई में रहकर ही बेरोजगार रहने लगे। जैसे ही मुंबई का मालिक जो है ना बिहारियों को अपने उद्योगों में रखने लगा कार्य हेतु, तो इसी की हुआ मुंबई का लोग ये सब छोड़ दिया। 10,000 में ये सब खर्चा तैयार नहीं था, तो ये सब वो की किया उद्योग से चल गया। तो मुंबई का लोग मुंबई में रहकर ही बेरोजगार रहने लगे। तभी मुंबई के लोग सोचने लगा यह कि हम अपने घर में अपने बेरोजगार रह गए, और दूसरा जो आया वो रोजगार पा लिया, वो नौकरी पा लिया। जैसे आप अपने घर में हैं, ठीक, आप अपने घर में हैं और आपका घर में क्या हो कि आप बेरोजगार रह जाएं, लेकिन दूसरा घर से जो आया है आपके यहाँ वो नौकरी पा ले, तो आपको दुख लगेगा। वही हुआ, मुंबई को बहुत बड़ा झटका लगा कि साला जो बिहार से आया है वो नौकरी कर रहा है हमारे राज्य में, और हम अपने ही राज्य में बेरोजगार रह रहे हैं। उसी समय वहाँ का नेता था कौन, राज ठाकरे और बाल ठाकरे। मुंबई का उस समय का नेता था राज ठाकरे और बाल ठाकरे। तो उसी समय चुनाव का समय आ रहा था, चुनाव होने वाला था। तो उसी समय राज ठाकरे और बाल ठाकरे ने किया, चुनाव में तो जानवे करते हैं कोई काम उस समय अच्छा करिए तो वोट ज़्यादा मिलेगा। तो राज ठाकरे और बाल ठाकरे ने क्या किया, बिहारियों का मुद्दा उठाकर बिहारियों को पीटना शुरू कर दिया और भगाना भी शुरू कर दिया। काहे कि मुंबई का लोग मुंबई में रहकर ही बेरोजगार रह गए थे। उसी के कारण राज ठाकरे और बाल ठाकरे ने क्या किया कि बिहारियों का मुद्दा उठाकर बिहारियों को पीटने लगा। कितने बिहारी वासी वहाँ लोग मर गए, जो अपना घर वापस कभी लौट कर नहीं आए। कितने बिहारी वहाँ घायल हो गए जिन्हें कोई देखने वाला नहीं था। क्या, लेकिन हमारा अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 19 कहता है कि आप
भारत का नागरिक होने के नाते आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन बिहारी लोग क्या किया था? मुंबई ही गया था रोजगार करने के लिए कि कुछ और करने के लिए गया था? नहीं, रोजगार करने गया था। लेकिन इसको मारकर भगा दिया गया, इसको पीटा गया, इसको मारा गया। तो ये क्या हुआ? अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया, यानी कि अनुच्छेद 19 को नहीं माना, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि आप भारत के नागरिक होने के नाते आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? बिहारियों को पीटा गया। आइए फिर से समझते हैं कि है लोकतंत्र का द्वंद्ववाद। आइए समझते हैं लोकतंत्र का द्वंद्ववाद। तो सन 1961 ईस्वी में मराठियों की संख्या 34% थी, 34% थी। लेकिन मुंबई में सन 2001 ईस्वी में मराठियों की संख्या 57% हो गई थी। अब क्यों हुई थी वो समझिए। तो मुंबई में क्या था? उद्योगों का विकास अत्यधिक था, मुंबई में फैक्ट्रियां अत्यधिक था, मुंबई में उद्योगों का विकास अधिक था। तो क्या हुआ ना कि उस समय चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद, यानी कि दक्षिण भारत, ये सब दक्षिण भारत में है, यानी कि चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां यानी कि उद्योग नहीं था, जिसके कारण लोग रोजगार व्यवसाय करने हेतु मुंबई जा रहे थे और मुंबई गए थे। चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद के लोग मुंबई गए थे रोजगार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे जैसे चेन्नई लोग का राज्य विकास होने लगा, यहाँ पर उद्योग आने लगा, वैसे वैसे चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद के लोग वापस अपने अपने राज्य लौटने लगे। तभी ना मुंबई में बिहारियों का आगमन हुआ, जो कि कम पैसा में ज़्यादा घंटा काम किया करता था। लेकिन क्या हुआ? जिसके कारण मुंबई के लोग मुंबई में रहकर ही बेरोजगार रहने लगे। इस ससुरा बेरोजगार रहने लगे। तभी की हुआ, उसी समय वोट का समय था। तो राज ठाकरे और बाल ठाकरे ने बिहारियों का मुद्दा उठा दिया। बिहारियों को मुद्दा उठाकर बिहारियों को जमकर पीटा और कितना तो मर गए, कितना तो घायल हो गए, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई न बचा वहाँ पर। तो और बिहारियों को मुंबई से भगा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19 यह कहता है कि आप भारत का नागरिक होने के नाते आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के लोगों ने क्या किया? बिहारियों को मारकर, बिहारियों को पीटकर बिहारियों को मुंबई से भगा दिया, जो कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है, जिसे लोकतंत्र का द्वंद्ववाद कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है और लोकतंत्र का द्वंद्ववाद कहा जाता है। उसके बाद आता है जातिगत असमानता। यानी जातिगत का कहने का मतलब हुआ जाति, यानी कि आप जो जाति से बिलोंग करते हैं ना, वही है जाति। और असमानता का मतलब है सबको समान अधिकार नहीं मिलना। फिलहाल की करिए, आप ओ को यहाँ से घसका दीजिए तो हो जाएगा समानता, यानी कि जातिगत समानता, यानी कि सभी जाति को समान अधिकार मिलना ही जातिगत समानता कहलाती है। जैसे कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो जो आपको अधिकार दिया गया है वही अधिकार डोम चमार को भी दिया जाना चाहिए, वही अधिकार कहार को भी वही अधिकार देना चाहिए। ठीक, आप अगर ब्राह्मण हैं, आप पूजा कराते हैं, तो वो अधिकार सभी जाति को होना चाहिए, वो अधिकार सभी जाति को होना चाहिए, जिसे कि जातिगत समानता कहा जाता है। जातिगत समानता कहने का मतलब है कि सभी जाति को समान अधिकार मिलना ही जातिगत समानता कहलाता है। समानता का मतलब है
सभी जाति को समान अधिकार मिलना, सभी जाति को जो मन करे वो कार्य करेगा, उसी को कहते हैं जातिगत समानता। यानी सभी जाति को समान अधिकार मिलना ही जातिगत समानता कहलाती है। असमानता हो गया, यहीं अब लगा दीजिए ओ। क्या? ओ। तो जातिगत असमानता यानी कि सभी जाति को समान अधिकार नहीं मिलना ही जातिगत असमानता कहलाती है। जातिगत समानता में हमने आपको क्या बताया था कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप यादव हैं, तीन है कि खाली आप गाय भैंस बकरी चलाएंगे, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि आप भूमियार हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप खेतों का कार्य ही करिएगा, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसको कहा जाता है समानता। समानता उसे कहा जाता है जातिगत समानता। जो सब जाति सभी कार्य कर सकता है उसे कहा जाता है जातिगत समानता। लेकिन जो जाति जिस जाति में है उसी जाति का कार्य करता है उसी को कहा जाता है जातिगत असमानता। जो जाति जिस जाति में है उसी जाति का कार्य करता है उसे कहा जाता है जातिगत असमानता। जैसे कि कोई यादव जी है, इससे कहा जाए कि केवल आप गाय भैंस बकरी चलाइए, दूसरा आपको कोई काम नहीं है, दूसरा करिएगा तो मार के चूड़ देंगे, तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। यादव है तो क्या हुआ, इसे सब कार्य करने का अधिकार है, यह कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन यही ले लीजिए ब्राह्मण की होता है, अभी खाली पूजा ब्राह्मणे कराएगा, लेकिन नहीं, पूजा कराने का अधिकार सभी जाति को होना चाहिए। लेकिन की है, अभी पूजा कराएगा तो ब्राह्मणे कराएगा। खाली किसी की शादी में आप चल जाइए पूजा कराने के लिए, अब पूजा करा दीजिए, बाद में अगर उसको पता लग गया कि आप ब्राह्मण नहीं होके आप ठाकुर हैं या कोई अन्य जाति हैं, आपको चपला देगा, जुतिया देगा, ओजे पर दे देगा, खाए पिए भर एकदम दे देगा आपको, कहा कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पूजा करने का अधिकार सभी जाति को मिलना चाहिए। जो सभी जाति को मिलता है ना समान अधिकार, उसे समानता कहते हैं। लेकिन जो केवल और केवल ब्राह्मण ही पूजा करवाएगा, यादव ही भैंस बकरी चढ़ाएगा, राजपूत ही सेना में भर्ती होगा, ये जो जाति के आधार पर कार्य रखा गया है ना, इसे कहा गया है जातिगत असमानता। यानी कि जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा करना कहा गया है जातिगत असमानता। तो क्या होता है ना कि जो जिस जाति में, नंबर पहला है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का कार्य करना पड़ता है। यदि आप यादव में जन्म लिए हैं तो आपको भैंस बकरी गाय चढ़ाना पड़ेगा। यदि आप ब्राह्मण में पूजा लिए हैं तो केवल आप पूजे करा सकते हैं। राजपूत में जन्म लिए हैं तो केवल आप देश का सेवा ही कर सकते हैं। तो क्या है ये जातिगत असमानता है, ये जातिगत असमानता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का कार्य करता है, उसी को कहते हैं जातिगत असमानता। भी धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मण से ही कराया जाता है। कतनो बड़ा पंडित काहे न रहिए, आप पढ़ल लिखल ज्ञानी रहिए, लेकिन जो पूजा कराने का जो नियम है, जो अनुष्ठान है, वो केवल और केवल पंडित जी से ही कराया जाता है, केवल और केवल ब्राह्मण से ही कराया जाता है। ये क्या है? ये जातिगत असमानता है। अगर सभी को अधिकार मिलता है ना पूजा कराने का, तो हो गया समानता, यानी सभी जाति को समान अधिकार। लेकिन केवल और केवल पूजा ये ब्राह्मण ही कराएगा ना, तो इसे कहा गया जातिगत असमानता। उसके बाद अपने ही जाति से विवाह करना। अगर आप जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति से आप क्या करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसे जातिगत असमानता कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपने ही जाति से शादी करते हैं तो इसे कहा जाता है जातिगत असमानता। लेकिन आप कोई भी जाति हैं और कोई भी लड़की से, कोई भी जाति के लड़की से विवाह करते हैं ना, उसको कहते हैं जातिगत समानता।
लेकिन आप अपने ही जाति से विवाह करते हैं ना, उसको कहा जाता है जातिगत असमानता। यानी कि जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी जाति का कार्य करते हैं, उसी जाति के बारे में सोचते हैं, तो ये हो गया जातिगत असमानता। लेकिन सभी के बारे में आप यदि सोचते हैं तो हो गया जातिगत समानता। उसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ था कि कार्यों के आधार पर जाति का बंटवारा किया गया था। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि कार्यों के आधार पर जाति का बंटवारा किया गया था। मतलब कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसी के अनुसार उसका जाति का चयन किया जाएगा। जैसे कि पहले नियम था कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसी के आधार पर उसको उस जाति में रखा जाएगा, जिसे कि वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि कार्यों के आधार पर जाति का बंटवारा करना वर्ण व्यवस्था कहलाती है। कार्यों के आधार पर जाति का बंटवारा करना वर्ण व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि समझिए, अगर आप पाणे जी हैं, अगर आप पोथी पढ़ रहे हैं, पोथी, अगर आप पोथी पढ़ रहे हैं या फिर पोथी पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? आप ब्राह्मण कहलाएंगे। यदि आप पोथी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। वह उस समय हुआ था ऐसा। लेकिन यदि आप देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। लेकिन यदि आप देश की सेवा कर रहे हैं तो क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं तो आप वैश्य कहलाएंगे। उस समय था। अगर आप सबका सेवा कर रहे हैं, यानी तीनों जाति का अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे। पहले था कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसके अनुसार ही उसका जाति होगा। वही बात यहाँ हम लिखे हैं कि वर्ण व्यवस्था की कार्यों के आधार पर देश का बंटवारा जाति का बंटवारा किया गया था। यानी कि पहला था जो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है उसे ब्राह्मण में रखा गया, वो ब्राह्मण जात का होगा, यानी वो पाणे होगा। जो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण होगा। जो देश की सेवा कर रहा है, नंबर दूसरा आता है जो देश की सेवा यानी रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय कहलाता है। क्या? सिंह जी क्षत्रिय कहलाता है। लेकिन तीसरा है जो कृषि एवं व्यापार का व्यवसाय कर रहा है वो वैश्य कहलाएगा। और चौथा है जो सभी जाति का सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ये पहले के था। पहले पाणे जी की बोले थे कि जो पढ़ेगा या पढ़ाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो देश के सेवा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो कृषि व्यापार करेगा यानी खेत खलिहान वकील वाला काम करेगा वो वैश्य कहलाएगा। लेकिन जो सभी जाति का सेवा सत्कार करेगा वो शूद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। ये बात को कौन कहते हैं? पाणे जी कहते हैं, पंडित जी ब्राह्मण कहे थे। लेकिन ब्राह्मण जी सोचे कि यदि हम ब्राह्मण हैं, यदि कोई पाणे जी है, कोई पांडे जी है, पंडित जी यानी ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण है, क्या है? ब्राह्मण। अगर इसका बेटा हुआ, ठीक, इसका बेटा हुआ, मानिए कि इसका जो बेटुआ हुआ ना वो पोथी नहीं पढ़े, की करे? पोथी नहीं पढ़े। तो अगर वो सब की देश की सेवा करे तो पाणे जी का जो बेटा है, जो पाणे जी का की है बेटा, पाणे जी का बेटा, अगर ये पाणे जी का बेटा पोथी नहीं पढ़े, ये जो बेटा हुआ ना वो पोथी नहीं पढ़े तो ये की कहलाएगा? अगर देश पोथी नहीं पढ़े, देश की सेवा करे तो की कहलाएगा? क्षत्रिय कहला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यही पाणे जी का बेटा ना पोथी पढ़े ना सेवा करे, मान लीजिए व्यापार व्यवसाय करे तो की कहला जाएगा? वैश्य कहला जाएगा। उस समय था कि कार्यों के आधार पर जाति का बंटवारा। और उसके बाद यदि पाणे जी का बेटा अगर इन तीनों में कुछ ना करे और सभी का सेवा करे यानी नली गली साफ करे तो की कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। तो पाणे जी सोचिए
कि अगर मेरा बेटवा नहीं पढ़ेगा, सबका सेवा करेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा। वो भी नहीं करेगा, व्यापार व्यवसाय करेगा तो की कहलाएगा, ये वैश्य कहलाएगा। अगर इहो नहीं किया, सबका सेवा सत्कार करेगा तो शूद्र कहला जाएगा। की कहलाएगा? शूद्र। तो पहाड़ी जी को झटका लगा कि हम ब्राह्मण जाति हैं, हम सबसे उच्च जाति हैं, लेकिन मेरा बेटवा की बनेगा? क्षत्रिय बनेगा, या फिर वैश्य बनेगा, या फिर शूद्र बनेगा। तो पांडे जी की कहे नहीं, ऐसुनका नहीं होगा, ऐसुनका नहीं होगा। यानी कि पांडे जी सोचे ऐसुनका नहीं होगा, पांडे जी कहे कि नहीं, ये नहीं होगा। पांडे जी नियम कानून को ही बदल दिए। ये जो पंडित जी थे ना, वो एकदम नियम कानून को ही बदल दिए और की बोले कि जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का कहलाएगा। यदि आप राजपूत में जन्म लेते हैं तो आपका जो बेटा होगा ना वो राजपूत कहलाएगा, चाहे वो कोनो काम काहे न करे, वो राजपूते कहलाएगा। यदि आप ब्राह्मण में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण, तो आपका जो बेटा होगा वो दुनिया के कोई काम काहे न करे, पढ़े या ना लिखे, पोथी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। शूद्र का अगर बेटा शूद्र में जन्म लेता है तो कोई काम, बढ़िया काम काहे न करे, पोथी काहे न पढ़े, लेकिन वो शूद्रे कहलाएगा। ये नियम कौन कर दिए थे? ये नियम पंडित जी कर दिए। समझ में आ रहा है ना? ये नियम पंडित जी कर दिए। वर्ण व्यवस्था में कहा गया था कि कार्यों के आधार पर जाति का बंटवारा होना चाहिए। वही था कि जो पढ़ा रहा या पढ़ा रहा ब्राह्मण कहलाएगा, जो देश की से रक्षा या सेवा करेगा क्षत्रिय कहलाएगा, जो कृषि एवं व्यापार करेगा वैश्य कहलाएगा, और जो सभी जाति का सेवा करेगा शूद्र कहलाएगा। लेकिन पांडे जी आए, सबको बदल के रख दिए। बोले नहीं, जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का कहलाएगा, यानी वही जाति कहलाएगा। आइए आगे अब समझते हैं कि हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम विकास हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि ये तो आप भी जानते हैं, ये तो आप भी देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जहां हमारे देश में लड़कों का अत्यधिक विकास हुआ है, वहीं लड़कियों की विकास कम हुई है। काहे हुई है, उसी का कारण समझते हैं। तो नंबर 1 की है ना कि पुत्र को वंश का उत्तराधिकारी माना गया है। यानी भारत देश में, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल पुत्र को ही वंश का अधिकारी यानी कि उत्तराधिकारी माना गया है। जैसे कि कोई बाप है, ठीक, इसका एगो बेटा है, और इसका एगो कोई बेटी है, ठीक। तो जो बाप है, इसका जो बेटा है, ये की कहेगा कि मेरा बेटा का जो बेटा होगा ना, वही मेरे घर को चलाएगा, वही मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसका भी जो बेटा होगा वही मेरा घर के आगे बढ़ाएगा, मेरा घर को आगे चलाएगा। लेकिन बेटी तो पराया धन होती है, बेटी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है। यानी अगर बेटा शादी करता है तो जो उससे जो बेटा होगा वही इसके राज्य को चलाएगा, वही इसके वंश को चलाएगा। लेकिन यही अगर बेटी अगर शादी करती है तो इसका जो बेटा होगा या बेटी या बेटा होगा, तो इसका जो शादी किया, बेटियां जो शादी की है वो दूसरे घर को चलाएगी, वो दूसरे वंश को चलाएगी, यानी कि अपने पिता के वंश को नहीं चलाएगी। लेकिन जो बेटा जो शादी किया है उससे जो बेटा होगा वही इसके वंश को चलाएगा, वही इसके राज्य को चलाएगा। इसीलिए कहा गया है कि पुत्र को ही वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया है। यानी जो वंश आगे बढ़ेगा उसका उत्तराधिकारी पुत्र को ही बनाया गया है, जिसके कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम विकास हुआ है। उसके बाद आता है लड़कियों को पराया माना जाता है। यही होता है ना हमारे देश में, या फिर हमारे अथी में क्या माना गया है कि जो एक बाप है, पिता है, इसका एक बेटा है, एक बेटी है,
इसका एक बेटा है, एक और बेटी है। ये पिता है, इसका एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये पिता की करेगा, जो बेटा है ना, बेटा इसको खूब पढ़ाएगा, इसको लिखाएगा, इसको अपना बेटवा को। लेकिन इसकी जो बेटिया है, बेटिया को उतना नहीं पढ़ाएगा, इसके स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं देगा। कहेगा तुम तो पढ़ाई हो, तुम तो दूसरों के घरों में चले जाओगी, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन बेटा पर खूब ध्यान दिया जाता है। अगर यही रात को बेटा बीमार पड़ जाए तो कहेगा जल्दी से एम्बुलेंस लाएगा। पटना से, दिल्ली से लेकर अगर दूसरा देश तक का बात रहा ना, तो रातों रात रेफर करेगा, रातों रात ही ले जाएगा गाड़ी से। पिता जो है ना, अगर बेटा बीमार पड़ गया, अगर बेटा बीमार पड़ गया रात को, तो पिता की करेगा, बेटा को रातों रात जहां संभव हो, मुंबई, हैदराबाद, जहां संभव हो वहाँ ले जाएगा। लेकिन यही अगर बेटी रात को बीमार पड़ती है ना, बेटी अगर रात को बीमार पड़ती है, तो पिता की कहेगा, माता श्री की कहेगी, बेटी रात भर सो जाओ, रात भर कैसू सो जाओ, उसके बाद सुबह कोई गांव के डॉक्टर से दिखा देंगे। बेटा अगर रात को बीमार पड़ा था तो इसको आप तुरंत बाहर ले गए थे दिखाने के लिए। लेकिन बेटी अगर बीमार पड़ी है, इसको क्या कहते हैं, बेटी रात भर सो जाओ, सुबह किसी गांव के डॉक्टर से, यानी झोला छाप डॉक्टर से तुम्हें दिखा देंगे। आप ऐसा कहते हैं, आप ऐसा कहते हैं, जो कि ये क्या है, ये भेदभाव है। बेटों को, बेटा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बेटी पर कम ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण पुरुषों का विकास अत्यधिक हुआ है और स्त्रियों का विकास कम हुआ है। समझ में आ रहा है ना। बेटा को आप डेली सेव, हॉर्लिक्स से सब कुछ खिलाते हैं, पढ़ने के लिए कोटा भेज देते हैं इसे, बेटा को। लेकिन यही बेटी कहती है कि पिताश्री हमें भी पढ़ना है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं उस समय? कहते हैं बेटी को, बेटी गांव में जहां तक पढ़ाई संभव हो वहीं तक तुम पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दूसरों के घरों में चले जाओगे। और बेचारी बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है। ये क्या है, ये भेदभाव है, जिसके कारण ही कि पुरुषों का विकास अत्यधिक हुआ है और स्त्रियों का विकास कम हुआ है। उसके बाद नंबर तीसरा है, लड़कियों को घर का इज्जत माना जाता है। लड़कियों को घर का इज्जत माना जाता है। मान लीजिए ये पिता है, फिर बेटा है, ये कोई बेटी है, ठीक, दोनों जाती है कोचिंग क्लास करने के लिए, दोनों जाती है, जाता और प्लस जाती है। अगर बेटा रात को 12 बजे घर लौटे पढ़ के, यानी पढ़ने जाए, छुट्टी मानिए हुआ 6 बजे, लेकिन बेटा घर घूम के आया 12 बजे, तो इससे पिता पूछेंगे बेटा कहाँ गया था? तो ये जवाब देगा, पिताश्री हम दोस्तों के घर फंक्शन या पार्टी में चले गए थे। तो पिताश्री बोलेंगे कोई बात नहीं, अब से अब्सेंट मत करना, अब से इतना लेट मत करना, बस इतना कहेंगे। लेकिन यदि वही बेटी अगर छुट्टी हुई 6 बजे, छुट्टी हुई 6 बजे और ये घर लौटी 8 बजे, छुट्टी हुई 6 बजे लेकिन घर लौटी 8 बजे, तो इसकी माँ जो रहेगी, इसके पिता जो रहेंगे, इसको पूरा दबाव देने लगेंगे, इसको पूरा दबाव देने लगेंगे, इसे पूरा पूछताछ करने लगेंगे, कहाँ गली यार, की बात है, एकदम जो नहीं सोचने का ना वो भी सोचने लगेंगे अपने बेटी के प्रति। तुम कहाँ गई थी, इससे इतना क्वेश्चन किया जाएगा ना, इतना क्वेश्चन कि आप कह नहीं सकते। लेकिन यदि यही बेटा अगर 12 बजे लौट के आता है, छुट्टी होता है 6 बजे और लौट के आता है 12 बजे, फिर भी इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन बेटी से पूछा गया। काहे? बेटी घर की इज्जत है, बेटी को ही घर का इज्जत माना गया है। लेकिन जो बेटी है घर का इज्जत है, बेटी तुम्हारे साथ अगर कुछ भी हुआ तो तुम घर की इज्जत हो, घर बर्बाद हो जाएगा, घर लुट जाएगा, घर खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा कितना कुछ करे तो बेटा से कुछ नहीं होगा, कोई घर बर्बाद नहीं होगा, कोई इज्जत बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ घर की इज्जत लड़कियों को ही रखा गया है, जिसके कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम विकास हुआ है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम विकास हुआ है। उसके बाद आता है लड़कियों के विवाह में दहेज देना।
लड़कियों के विवाह में दहेज देना, क्या होगा कि लड़की है ना, लड़की या लड़का जो है इसको आप खूब पढ़ा रहे हैं, कोटा, बम्बई, दिल्ली, ढाका जहाँ भेजना है ना, बेटा को भेज रहे हैं। लेकिन यदि बेटी कहती है कि हम नहीं जाएंगे पढ़ने, अगर यही बेटी कहती है कि हम भी जाएंगे पढ़ने, तो इसको की कहेगी पिताश्री, इसका की कहेगा, बेटी तुम ज़्यादा नहीं पढ़ो, तुम्हारा विवाह करना है, तुम्हें दहेज देना है तुम्हारे पतिश्री को। और वही दहेज के चलते बाप जो है बहुत दिनों से पैसा संगारता है, पैसा जोगता है बेटी को दहेज देने के लिए, ठीक। और भी बेटी को कहा जाता है कि बेटी को अगर पढ़ा भी दिए तो पढ़ाया धन है, वो दूसरों के घर जाएगी, हमें कोई सुख ना ही देगी। लेकिन बेटा को अंत तक इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बेटा हमारा विकास करेगा, बेटा हमारा देख रेख करेगा, इसलिए बेटा को अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। जो लड़का होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है, लड़कियों पर कम खर्चा किया जाता है। समझ गए? तो तीसरा चौथा समझ गए कि लड़कियों के विवाह में दहेज देना, यानी दहेज के चक्कर में लड़की को दहेज देना पड़े, इसीलिए इसको कम पढ़ाया जाता है कि बेटी तुम ज़्यादा नहीं पढ़ो, तुमको दहेज देना है, पैसा संगारेंगे, वही होता है। उसके बाद आता है लड़कियों को जन्म से मरण तक दबाव में रहना। जो लड़की होती है ना, इसको जन्म से लेकर मरण तक दबाव में ही रहना पड़ता है। अगर वो बच्चा है, लड़की अगर बच्ची है तो इसको अपने माता पिता के दबाव में रहना पड़ता है। लेकिन जैसा ही शादी होगा तो शादी होने के बाद इसको पति के दबाव में रहना पड़ेगा, लड़की को पति के दबाव में रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? उसके बाद अगर ये बूढ़ी पड़ती है तो इसको अपने बेटे के दबाव में रहना पड़ेगा। यानी जन्म से मरण तक लड़कियों को किसी ना किसी के दबाव में रहना ही पड़ता है। यदि लड़की, मान लीजिए लड़की अभी कुमारी है तो माँ बाप की कहेंगे जल्दी से तुम्हारा ब्याह हो जाओ, हम अपना छुटकारा खत्म हो जाएंगे। बेचारी को तब तक, इस बेचारी लड़कियों को तब तक अपने पिता के दबाव में रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इसका विवाह हो जाता है तो इसको पति के दबाव में रहना पड़ता है। और उसके बाद जब बूढ़ा बूढ़ी पड़ती है तो बूढ़ी जब पड़ती है तो क्या होता है, इसको अपने बेटे के दबाव में रहना पड़ता है। बस इसी के कारण हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम विकास हुआ है। हाँ जी मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बस सिर्फ यहीं तक। आगे हम आप लोगों का वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 3 में। ये आपका वीडियो पार्ट 2 चल रहा है, और वीडियो पार्ट 1 का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उससे जाकर आप वीडियो पार्ट 1 देख लें। और इससे आगे चलेगा आपका वीडियो नंबर 3 में। जी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।